नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेक्ट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे हमारी विशेष श्रृंखला जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य में महिला कथाकारों का योगदान। इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला कथाकार के बारे में जिन्हें आप जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आपको एक सुखद अनुभूति होती है। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत की कथाकर्मी महाश्वेता देवी के बारे में। हम इनके व्यक्तित्व की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इनकी कृतियों को भी आज शामिल करेंगे इस लाइव डिसेक्ट लेक्चर में। मित्रों, बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर वीके अग्रवाल। प्रोफेसर वीके अग्रवाल रिटायर्ड प्रोफेसर हैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर वीके अग्रवाल, इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में आलेख लिखे हैं, कई किताबों का इन्होंने संपादन किया है और कई किताबें इन्होंने स्वयं लिखी भी हैं। तो मित्रों, आइए इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और इनके जरिए आज हम महाश्वेता देवी इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर वीके अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जिस शख्सियत के बारे में, महिला लेखिका के बारे में चंद एक शब्द में कुछ कहने जा रहा हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुनें और ये जानने का प्रयास करें कि भारत देश में ऐसी भी एक महिला लेखिका हुई है जिसके लिए केवल भारत ने नहीं, दक्षिण अफ्रीका से लेकर के अमेरिका तक ने सर झुकाया है, जिसका इस्तकबाल किया है। हिंदी जगत ने तहे दिल से भारत की जिस महान कथाकर्मी, बंगला लेखिका एवं निर्भीक स्वतंत्र चेतस समाज नेत्री का अनुवाद के रास्ते व्यापक परिचय प्राप्त किया है, जिसे खूब पढ़ा, समझा और सराहा है, उस शख्सियत का नाम है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी बंगला लेखिका थी। सनद रहे हिंदी की आधुनिक कहानी विधा बंगाल में 18वीं 19वीं सदी में आरंभ हुए नव जागरण आंदोलन, जिसे रिनेसां कहा गया है, कि ऋणी है। बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानी को हिंदी जगत में आधुनिक कहानी कला के आरंभिक प्रणेताओं में से एक माना जाता है। उस कहानी का नाम था दुलाई वाली। महाश्वेता देवी की कथा चेतना को भी उसी क्रम में देखा जाना चाहिए, अर्थात बंगाल की धरती से उठी नारी स्वातंत्र्य अथवा नारी शक्ति की आवाज़ ने पूरे देश को दूर दूर तक प्रभावित किया है तथा देश की संस्कृति एवं विचार धर्मिता को बहुत दूर तक अनुप्राणित किया है। बंगाल की धरती मातृ क्षेत्र है। पूरे बंगाल तथा उत्तरोत्तर पूर्वी उत्तरी भारत में नारी के मातृ स्वरूप की पूजा, वंदना तथा नारी शक्ति की पहचान एवं उसके सम्मान का सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं लोकधर्मी इतिहास बहुत पुराना है। हिंदी जगत ने बंगाल से बहुत कुछ लिया है। उसी आदान क्रम में महाश्वेता देवी के साहित्य को भी लिया जाना चाहिए। ये भारत की बंग भूमि ही है जिसने नारी को देवी के पद पर प्रतिष्ठित किया है। नारी में निहित उसके मातृ स्वरूप की वंदना की है। नारी की अभ्यर्थना में, कोमलकांत पदावली में एक से एक नायाब साहित्यिक कृतियों की रचना बंगाल में होती रही है। महाश्वेता देवी ऐसी ही महिला कथाकार हैं जिन्होंने घर, परिवार, समाज में नारी की महती भूमिका को कथा कहानी की शैली में, फिक्शन स्टाइल में बहुत खूबसूरत तरीके से विवेचित किया है। उन्होंने स्त्री विमर्श पर कलम चलाते हुए स्त्री की चेतना में बद्धमूल, उसके मातृ स्वरूप के पोषक एवं संरक्षक स्वरूप को अधिक उभारा है, जबकि हिंदी की अनेक महिला लेखिकाएं ऐसा करने में काफ़ी हद तक चूक गई हैं। महाश्वेता देवी की कतिपय रचनाओं के शीर्षकों से यही ध्वनि निकलती है कि लेखिका नारी के मातृ स्वरूप को एक स्वस्थ प्रगतिशील समाज की संरचना एवं गत्यात्मकता के लिए अनिवार्य प्रेरक तत्व मानती है। उदाहरण के लिए उनकी कथाकृतियों के नाम ही इसका प्रमाण हैं। 1084 की माँ, बुनो काली
और पूजा की डाली, लालगढ़ की माँ, स्त्री पर्व। आइए संक्षेप में इस विश्व प्रसिद्ध बंग भाषा भाषी एवं आदिवासी आंदोलन की मशाल लेकर वंचितों एवं शोषितों का नेतृत्व करने वाली मातृ स्वरूपा लेखिका के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हम भी कुछ चर्चा कर लें, हम भी कुछ प्रेरणा प्राप्त कर लें तथा महिलाओं को लेकर अपने राष्ट्रीय दायित्व के प्रति सचेत हो जाएं। इनका व्यक्तित्व के बारे में मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले कृतित्व पर बाद में आऊंगा। 14 जनवरी सन 1926 को बांग्लादेश के एक अत्यंत शिक्षित एवं सुसंस्कृत परिवार में एक कन्या रत्न ने जन्म लिया था। आरंभिक शिक्षा अपने घर में तथा स्थानीय शिक्षा संस्थान में ही प्राप्त करते हुए शनै शनै वह कन्या जिसका बचपन का नाम तुतुल था, उस जमाने में भी 3 आर्ट्स में शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने चतुर्दिक परिवेश से पूरी संवेदनशीलता के साथ जुड़ती चली गई तथा संस्कार संभूत प्रतिभा के बल पर कालांतर में एक महान लेखिका महाश्वेता देवी के रूप में हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जानी गई। महाश्वेता देवी को बचपन से ही खूब पढ़ने लिखने तथा अपने आसपास के वातावरण को भांपने समझने तथा समाज में सक्रिय होकर कार्य करने की आदत रही है। महाश्वेता देवी केवल कोरी डेस्क लेखिका ही नहीं थी, अपितु वो एक सक्रिय कार्यकर्ता तथा जुझारू व्यक्तित्व भी थी। किसी भी तरह का कहीं भी कोई अन्याय हो, शोषण हो, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा लोकोपचार मूलक भ्रष्टाचार हो, महाश्वेता अपनी संपूर्ण वाचिक, लेखकीय एवं दैहिक क्षमता से अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उस जगह पहुंच जाती थी, सड़कों तक उतर आती थी और शबर जातियों के, आदिवासियों, शोषितों, निर्बलों, अनाथ, अल्पसंख्यकों, अवर्णों, दलितों, भूमिहीनों के पक्ष में सवर्णों, सत्ताधीशों, श्रमिकों, धन्ना सेठों से जूझ जाती थी। विरोध और प्रतिकार का स्वर महाश्वेता देवी को बचपन से ही लोक संदर्भ स्वरूप प्राप्त हुआ था। महाश्वेता देवी ने शांति निकेतन से अंग्रेजी भाषा में MA की डिग्री हासिल की थी। वे बहुभाषाविद थीं। बंगला, अंग्रेजी, हिंदी, ओडिशा, असमिया तथा झारखंड की अनेक आदिवासी बोलियों, डायलेक्ट्स पर उनका असाधारण अधिकार था। सन 1948 में महाश्वेता ने इप्टा के संस्थापक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यधारी कामरेड विजन भट्टाचार्य से विवाह किया। सन 1962 में विवाह विच्छेद हो गया। महाश्वेता को जीवन यापन के लिए स्वतंत्र रूप से अर्थोपार्जन निमित्त साहित्य लेखन को भी अपनाना पड़ा। लगभग 35 वर्षों तक स्वतंत्र साहित्य लेखन करने के साथ साथ आदिवासियों के बीच दलितों, वंचितों, शोषितों के मानवाधिकारों को लेकर सत्ता पक्ष तथा सवर्णों समर्थों के साथ भी जूझती रहीं, बहसती रहीं और 28 जुलाई सन 2016 को इस महान लेखिका का 90 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। महाश्वेता देवी की कुल रचनाओं की संख्या 100 से भी अधिक है। उनके द्वारा लिखे गए 20 से अधिक कहानी संग्रह हैं। बाल साहित्य भी जमकर लिखा है। उनका पहला उपन्यास झांसी की रानी सन 1956 में छपा था। 1957 में एक और उपन्यास तटी प्रकाशित हुआ था। सन 60 के दशक में मोचक नामक बंगला की बाल पत्रिका में लगातार बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया था। 70 के दशक में बंगाल में विश्वविख्यात फिल्मकार सत्यजीत रे के आग्रह पर संदेश नामक बाल पत्रिका में भी बच्चों के लिए खूब जमकर लिखा। महाश्वेता देवी कृत बाल साहित्य में कुतूहल, कल्पना, रोमांच, फैंटेसी का छौंक खूब है जो बाल पाठकों को सम्मोहित किए रहता है। सन 1963 में की बसंते की शरते, क्या बसंत और क्या शरत ऋतु नामक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। उनकी कतिपय प्रमुख कृतियों में अरण्येर अधिकार, 1084 माँ अर्थात 1084 की माँ, अग्निगर्भ, माँ साब, जटायु, स्त्री पर्व,
6 नंबर जेठू, दुर्घटना, दुष्कर, एक और विभाजन, गोहो, हीरोइक ब्लूप्रिंट, लालगढ़ की मां, रजिस्टर्ड नंबर 1938, रिपोर्टर, सुहा, उम्र कैद, वांटेड, आदिवासी कथा, स्तनदायिनी कहानी काफी चर्चित कृतियां हैं। हिंदी जगत में उनका खूब स्वागत हुआ है। उनकी रचनाएं चाव से पढ़ी गई हैं और उनकी कृतियों के माध्यम से आधुनिक भारत ने आदिवासी आंदोलन तथा नक्सलवाद की समस्याओं तथा उनके निदान को समझने का प्रयास किया है। दलितों के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमताओं तथा विपन्नताओं पर जिस गहराई और सच्चाई के साथ महाश्वेता देवी ने लिखा है, वैसा लेखन दलित साहित्य लेखन के बड़े से बड़े पुरोधा भी आज तक नहीं कर पाए हैं। खासकर महिला दलित साहित्य लेखिकाएं तो महाश्वेता देवी की पासंग भर भी नहीं है। सन 1968 में महाश्वेता देवी को कलकत्ते का प्रसिद्ध रचनात्मक जनसेवा सम्मान उनकी कृति अरण्येर अधिकार पर दिया गया था। इसी पर बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 28 मार्च 1997 को महाश्वेता देवी को भारत प्रसिद्ध 32वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। अमेरिका का प्रसिद्ध मैग्सेसे अवार्ड भी लेखिका को दिया गया था। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित उनका पुरस्कृत उपन्यास अरण्येर अधिकार, जंगल के दावेदार पढ़ने लायक है। हिंदुस्तान के लेखकीय इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब किसी ने झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के हाशिए पर संघर्षरत आदिवासियों, जंगली जातियों के हजारों वर्षों से चले आ रहे शोषण एवं पददलन के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। आजादी मिल जाने के बावजूद भी आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। महाश्वेता देवी ही थी जिनमें शोषित प्रवंचितों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी और उन्होंने केवल कलम और कागज से ही उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, अपितु पूरी तत्परता एवं कर्मठता के साथ वो जमीनी लड़ाई के लिए भी हराबल में आकर के खड़ी हो गई। ये महाश्वेता देवी की ईमानदारी और लेखकीय प्रतिबद्धता का ज्वलंत प्रमाण है। मुंडा आदिवासियों के अधिकारों के प्रति राजनीतिक स्तर पर भी तथा सामाजिक स्तर पर भी जन जागरण अभियान में महाश्वेता देवी की सामाजिक भूमिका प्रमुखतया रेखांकित हो चुकी है। महाश्वेता देवी का लेखन जन सामान्य के बीच क्रांतिकारी रूप से सम्मूर्त हो उठा। हिंदी में जो कार्य कभी मुंशी प्रेमचंद ने किया था, उसी पाए का कार्य महाश्वेता देवी ने भी किया है। महाश्वेता देवी की मूल रचनाओं में टेरोडैक्टिल, सिंधु कन्नूर डाके, 20 एकुश, चोट्टी मुंडा, तारतीर, आदिवासी कथा, नदी, द्रौपदी, स्तोनदायिनी, जली थी अग्निशिखा स्मरणीय एवं पठनीय कृतियां हैं। महाश्वेता देवी केवल कोरी लेखिका मात्र ही नहीं थी, अपितु वो एक आंदोलनकर्त्री भी थी। उन्होंने स्वयं कहा है, माई राइटिंग इज माई एक्टिविज्म। वो कहा करती थी, सपने देखने का अधिकार मनुष्य का मूलभूत अधिकार है और समाज के किसी भी व्यक्ति, वर्ग, सत्ताधीश अथवा समर्थ बलों को ये हक नहीं है कि वो मनुष्य के इस अधिकार पर डाका डाले, मनुष्य से उसका ये नैसर्गिक हक छीन ले। तमाम प्रताड़ित समुदायों के बीच परंपरा से एक्टिविस्ट रहते हुए अपने रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर तमाम सामाजिक कर्तव्य कर्म करते हुए महाश्वेता देवी ने सच्चा एवं तथ्यात्मक लेखन कर्म किया है और उसमें भी केवल स्त्री जगत या स्त्री सुलभ सामान्य घरेलू अथवा रतिज कामनाओं, भावनाओं तथा संक्रियाओं तक अपने कथात्मक पात्रों को सीमित न रखकर एक वृहत्तर सामाजिक आयाम में उनके संघर्षपूर्ण जीवन की दशा और दिशा के चित्र उकेरे हैं जो पाठकों को सोचने के लिए विवश करते हैं। अग्निगर्भा में व्यक्त उनकी ये पंक्तियां उक्त कथन को प्रमाणित करती हैं। महाश्वेता देवी ने लिखा है और कितना खूबसूरत लिखा है और कितना दर्दनाक तरीके से अपनी बात को उभारा है। जरा सोचने और सुनने की कोशिश कीजिए। जब बटाईधारी अघिया जैसी घृणित प्रथा में किसान पिस रहे हों,
खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी ना मिले, बीज, खाद, पानी, बिजली के लाले पड़े हों, उनका अस्तित्व दांव पर लग जाए, ऐसे में वे अगर सामंती हिंसा के विरुद्ध हिंसा को चुन भी लें तो क्या आश्चर्य। कहना ना होगा कि महाश्वेता देवी गांधी जी के अहिंसा दर्शन में विश्वास नहीं करती थी। वे भवानी की तरह, देवी की तरह, काली माता की तरह हर शोषण एवं अन्याय का प्रतिरोध प्रत्युत्तर शक्ति प्रदर्शन से देने को अनुचित नहीं मानती थी। जंगल के दावेदार में उन्होंने प्रकारांतर से यही तो दिखलाया है, यही तो दर्शाया है। आजकल सबाल्टर्न इतिहास, सबाल्टर्न लेखन की चर्चा जोरों पर हो रही है। यह शब्द विदेशी, रूसी, कम्युनिस्ट एवं मार्क्सवादी साहित्य शास्त्र का शब्द है। एक आंदोलन साहित्य लेखन के रूप में इस प्रकार का लेखन विपुल मात्रा में अभी हाल ही में उभर कर सामने आया है। बंगाल को इस प्रकार के लेखन की जन्मभूमि माना जाता है, सबाल्टर्न लेखन जिसे कहा गया है। इसमें दलितों, आदिवासियों, वंचितों, मजदूरों, शोषितों तथा पूंजी विरोधी ताकतों के पक्ष में काफी तर्कपूर्ण ढंग से बहुत कुछ लिखा गया है, लिखा जा रहा है। कहना ना होगा कि सच्चे रूप में सबाल्टर्न साहित्य की शुरुआत तो महादेवी श्वेता देवी ने ही दलितों, आदिवासियों को अपने कथा साहित्य का उपजीव्य बनाकर की थी। महाश्वेता देवी दमित संस्कृति के पक्ष में लड़ने वाली लेखिका, प्रवक्ता और एक ऐसी जुझारू माँ थी जिनकी दयालुता, कर्मठता, धैर्य और जिजीविषा भी अभूतपूर्व थी। हाशिए पर पड़ी इस बड़ी आबादी के बारे में उन्होंने देश का ध्यान ही नहीं खींचा, अपितु अपनी आलोचनीय दृष्टि से उसे हिंदी के पाठकों तक भी पहुंचाया। महाश्वेता देवी ने एक जगह स्वयं लिखा है, मैंने हर संघर्ष में हर बार अपने शरीर को झोंका है और ये संघर्ष, यह लड़ाई केवल मानवीय अस्मिता और मानवाधिकार की रक्षा के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तो मनुष्य होने, मनुष्य बने रहने का संग्राम है। जरा याद कीजिए गालिब की वो पंक्तियां कि आदमी को मयस्सर नहीं है इंसान होना। गालिब आदमी और इंसान में फर्क पैदा करता है। 1857 के समय में कुछ उसी तरह की बात मनुष्य और मनुष्यता को लेकर के महाश्वेता देवी ने कही है। उसके अंदर कम लोग जानते हैं कि महाश्वेता देवी ने हिंदी के लेखकों के साहित्य पर भी दैनिक हिंदुस्तान में स्तंभ लेखन का कार्य किया था। वो मानती थी कि साहित्य वो है जो उनके जीवन संघर्ष में सहायक हो। महाश्वेता देवी एक पेशेवर लेखिका थी। सीधी सादी भाषा में बेबाक तरीके से इफ्स और बट्स लगाए बिना अपनी बात कह देना एवं तथ्यों का खुलासा कर देना महाश्वेता देवी के संपूर्ण लेखन का सत्य रहा है। वे किसी प्रकार की कोरी कल्पना, बकवाद या छद्म आलंकारिकता, कलात्मक दुरूहता में विश्वास नहीं करती थी। प्रेमचंद और गोरकी की तरह सीधी सपाट बयानी पर उनका भरोसा था और यही पद्धति उनके लेखन में सर्वत्र देखने पढ़ने को मिलती भी है। महाश्वेता देवी का हम कृतित्व पर बात करेंगे। आइए अब महाश्वेता देवी की कुछ एक कृतियों पर भी चर्चा हो जाए जिन्हें हिंदी जगत ने अनुवाद के रास्ते बड़े चाव से पढ़ा है, जाना है और पूरे देश में जिन रचनाओं का भव्य स्वागत हुआ है। मैं उनकी सारी कृतियों को तो नहीं लूंगा, कुछ एक महत्वपूर्ण कृतियों को यहां पर लूंगा। 1084 माँ, हिंदी में यह कृति 1084 की माँ शीर्षक से छप कर आई है। जब बंगाल में नक्सलवाद जोर पकड़ गया था तब 1974 में महाश्वेता देवी ने उस आंदोलन के हेतुओं को लेकर बारीकी से कुछ चिंतन किया, बहुत कुछ देखा, सोचा, समझा और उसे कथात्मक लेख किए जामा पहनाकर पाठकों के समक्ष नक्सलवादी आंदोलन के औचित्यानौचित्य पर विचार करने के लिए परोस दिया। कलकत्ता की एक गृहिणी सुजाता चटर्जी के इर्द गिर्द इसकी कथा घूमती है। इसकी कथावृत्त को लेकर हिंदी में एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है जिसमें फिल्मी नायिका सुजाता के किरदार को जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की पत्नी जो समय वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने बड़े बेहतरीन खूबसूरती के साथ निभाया था। इस कहानी पर बनी फिल्म
सत्यजीत रे की फिल्म पथेर पांचाली की याद दिला देती है। पथेर पांचाली फिल्म की करुणा बनर्जी का किरदार सुजाता चटर्जी की किरदार से काफी मिलता जुलता है, लेकिन सुजाता जो मां है उसका बेटा ब्रित चटर्जी पथेर पंचाली की मां के बेटे गवई का के समान गवई अप्पू नहीं है। महानगर में पला बड़ा छात्र ब्रित चटर्जी नक्सलवाद की आग में कूद पड़ता है और अंत में मारा जाता है। ब्रित चटर्जी के शव को पुलिसिया तंत्र 1084 नंबर लटका देता है और कहानी के शीर्षक में उल्लिखित शब्द 1084 की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। इस तरह अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित वर्षों से सवर्ण सत्ता मूलक व्यवस्था के तहत मारे जा रहे हैं और प्रशासन तंत्र उनके शव को मात्र एक नंबर देकर अपने हाथ झाड़ लेता है तथा प्रशासन तंत्र ऊल जुलूल नियमों का हवाला देते हुए दावा करने लगता है कि उसने इतने हिंसक हड़ताली विरोधी जान से मार दिए और सत्ता पक्ष में चुनकर आए हुए राजनीतिक दलों के नेता गलेबाजी करते हुए अपनी संवेदनहीनता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। लेकिन आदिवासी, दलित व वंचित समाज की समस्याओं के निदान एवं उनके नागरिक विकास के लिए वे तमाम सत्ता पक्षीय नेतागण कुछ नहीं करते हैं, केवल गाल बजाकर रह जाते हैं। महाश्वेता देवी ने हिंदुस्तान की वर्तमान राजनीति एवं संवेदना शून्य सामाजिकता के इसी रूप को अपनी कथाकृति 1084 माह में बड़ी शिद्दत से उभारा है। लेखिका ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि किस तरह सुजाता चटर्जी बतौर मां अपने बेटे के मारे जाने पर करुणा विगलित हुए विलाप करती है, लेकिन सत्ता पक्षीय नेता लोग तथा निर्वाचित जन नुमाइंदे उस मां के आंसुओं को कोई तरजीह ही नहीं देते। खेद यही है कि हिंदुस्तान के आदिवासी अंचल में पुलिस या गोली का शिकार होकर मरने वाले मासूम दलितों, वंचितों के लिए ये नंबर गेम अभी भी जारी है। लेखिका आंकड़ों के इस खेल पर काफी खफा है। क्या देश का नागरिक एक नंबर भर है? महाश्वेता देवी पूरी तलखी के साथ कहती हैं। क्या कहती हैं? जरा सुनने और समझने की बात है। सत्ता के लिए, सरकार के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस हो, शव एक चीज है, एक वस्तु है और वह पुलिस के कब्जे में होता है, तब उसका एक नंबर होता है। सनद रहे 12 साल बाद इसी उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने महाश्वेता देवी को पुरस्कार से नवाजा था और 28 मार्च 1997 को भारत के दौरे पर आए विश्वविख्यात मानवाधिकारवादी दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के हाथों यह पुरस्कार देश की इस महानतम कथा लेखिका को उनके इस विश्व विश्रुत उपन्यास पर दिया गया था। और आज की पीढ़ी को यह भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के भारत आगमन के कार्यक्रम में जेम्स गेरबेल के प्रयत्नों से मानवाधिकारों, खासकर आदिवासियों के अधिकारों का एक स्वर से वकालत करने वाली भारत लेखिका महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपने कर कमलों से देते समय नेल्सन मंडेला ने अपने को बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हुए विज्ञान भवन दिल्ली में यह पुरस्कार दिया था। और जब यह पुरस्कार दिया जा रहा था और महाश्वेता देवी ने उस पुरस्कार के समय अपना वक्तव्य रखा था, अपनी कुछ बात कही थी, तो नेल्सन मंडेला, बुद्धिजीवी जेम्स गेरबेल तथा बंगाल के गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी ने बड़े ध्यान और बड़े इत्मीनान के साथ महाश्वेता देवी के वक्तव्य को सुना था। मैं भी उस समय वहां पर उपस्थित था और मैंने भी उस वक्तव्य को सुना था। सनद रहे नेल्सन मंडेला स्वयं एक ऐसे विश्व विश्रुत नेता थे जो एक निहायत लंबे कारावास से पहले भी और उसके पश्चात भी न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में शोषण, दमन के विरुद्ध मानवाधिकार तथा मनुष्य की खातिर तमाम दबे कुचले लोगों के संघर्ष के मसीहा बन चुके थे। यह वही क्षण था जब कुछ समय बाद भारत दक्षिण अफ्रीका के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली दिल्ली घोषणा हुई थी, जिसमें महाश्वेता देवी की विचारधारा ने अपने तरीके से रोल निभाया था। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, इसी अवसर पर नेल्सन मंडेला ने कहा था, हिंदुस्तान ने हमको मोहनदास करमचंद गांधी दिया था,
दक्षिण अफ्रीका ने हिंदुस्तान को महात्मा गांधी दिया था। यह है भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों की पहचान, और जिसमें महाश्वेता देवी के इस उपन्यास का कितना बड़ा योगदान रहा है, जरा इस पर गौर करने की, समझने की जरूरत है। ये साहित्यकार होता है, ये संस्कृतज्ञ होता है, जो जोड़ता है, देश को देश से जोड़ता है, समाज को समाज से जोड़ता है, पूरे विश्व को विश्व से जोड़ देता है, वो तोड़ने की बात नहीं करता है। ये महाश्वेता देवी की समस्त रचनाओं की सबसे मूलभूत व्यंजना है। महाश्वेता देवी का सारा लेखन सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जन जागरण का साहित्य है। नेशनल बुक ट्रस्ट के भूतपूर्व निदेशक श्री अरविंद कुमार ने महाश्वेता देवी की 20 कृतियों का हिंदी में अनुवाद कराया था और उनके प्रकाशन की व्यवस्था की थी। साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट तथा हिंदी के प्रख्यात प्रकाशन ग्रहों ने पूरे तमद्दुन के साथ महाश्वेता देवी की कृतियों को हिंदी पाठकों तक सुलभ कराया है। बंगाली इतिहास के लेखक स्वर्गीय श्री निहार रंजन दास ने ग्रामीण औरतों के बारे में लिखते हुए कहा है कि ग्रामीण आदिवासी परिवेश में हर औरत एक मां होती है, और मां होकर वो किस हद तक शोचनीय जीवन जीने की व्यवस्था भोगती है, इसे केवल साहित्य से ही नहीं जाना जा सकता, अपितु इसके लिए आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वयं देखना भी होता है कि जब बरसात में एक आदिवासी मां की झोंपड़ी टपकती है और सब कुछ इस हद तक नष्ट हो जाता है कि वो अपनी फटी हुई धोती को सिलने के लिए उसके पास एक सुई तक नहीं बचती है, तब वो किस तरह अपनी लाश को समेटते हुए अपने परिवार का पेट भरने के लिए जतन करती है, उसे केवल संवेदनशील हृदय ही जान सकता है। कुमाऊं की पहाड़ियों में वहां की महिलाएं यात्रियों से कभी गुहार लगा करके मांगा करती थीं, क्या ए माई सुई और थोड़ा सा धागा दे दो। महाश्वेता देवी पूछती है कि क्या ऐसी महिलाएं और दूसरी जगहों पर दिखाई नहीं पड़ती? कालाहांडी में, खेड़िका सबर में, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जनजातीय क्षेत्र में तथा देश के तमाम दूसरे आदिवासी इलाकों में क्या शोषित दलित माताएं, वृद्धाएं, प्रौढ़ाएं, किशोरियां, कन्याएं झूठी सभ्यता और विकास का दम भरने वाले शहराती धन पशुओं, राजनीति के खिलंदड़ों को नजर नहीं आती? महाश्वेता देवी ने अपनी रचनाओं में नारी के मातृत्व के दायित्वपूर्ण दुख, द्वंद्व एवं संघर्ष को बखूबी उभारा है। उनकी रचनाओं में उल्लास, आनंद का कामना कलित स्त्रीत्व तो नहीं मिलेगा। महाश्वेता देवी की कहानियों की औरतें माता पहले हैं, काम लुलिता, किशोरी, फैशनेबल नारी या आक्रोशित महिलाएं बाद में हैं, उच्छृंखल रूपसी या माननी मधुछंदा बाद में हैं, वे गृहिणी बाद में हैं, पहले जुझारू मां हैं। महाश्वेता देवी ने अपनी तमाम रचनाओं में लगभग जनजाति समाज के इसी दर्द को उभारा है कि पूरे देश के आदिम जन समाज के आदमी, औरतें और बच्चे जिनके खाने पीने, कपड़े, मकान, पेयजल स्रोत, दवाएं तथा साक्षरता और सम्मान के साथ जीने के मूल मानवीय अधिकारों से सत्तात्मक एवं समृद्ध शहराती श्रीमंत सामंती मनोवृत्ति का सवर्ण समाज उन्हें लगातार वंचित करता है, वो अवांछनीय है। आगे कर
अपनी बात को जारी करते हुए मैं इतना भी और जोड़ना चाहता हूं कि ये वही समाज है जिसे हम विकास के नाम पर पूंजीपतियों की सहायता की आड़ में बड़े भद्दे तरीके से बना रहे हैं। हमने खुद को दूसरों को सभ्यता सिखाने का ठेकेदार समझ लिया है। एक और जहां योजनाकार और नीति निर्माता आंकड़ों से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं एक भयंकर सच्चाई यही है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निहायत गरीबी, असुरक्षा और जहालत भरे जिंदगी जी रहे हैं। हम अब भी जनजातियों के अस्तित्व को मानने से निरंतर इनकार कर रहे हैं। जैसा कि पुरा काल में कभी इस देश के वैदिकों, आर्यों, धर्मज्ञों, शासकों ने ब्रात्यों को देश की मुख्य धारा से अलग थलग करने तथा उन्हें मारने एवं उनकी अस्मिता पर डाका डालने के लिए नीति नियम बनाकर किया था। महाश्वेता देवी का तमाम साहित्य राष्ट्रीय स्तर पर उनके जनजातीय अनुभव को ही दर्शाता है। महाश्वेता का कहना है, कितने सुंदर शब्द हैं, पूरी पृथ्वी पर सभी जगह जनजातियां शारीरिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा जीवनादिक स्तर पर लुप्त हो जाने के खतरों का सामना कर रही हैं। हमारे अपने देश में जिस तरह उन्हें तथाकथित विकास के लाभों से वंचित रखा गया है, वे अपने आप में एक भयावह भावी संघर्ष का संकेत देता है। उस स्थिति को समझने के लिए महाश्वेता देवी की पुस्तक टेरोडक्टिल पूरन सहाय एंड प्रथा ध्यानपूर्वक पढ़ी जानी चाहिए। महाश्वेता देवी के अनुसार भारत अभी भी घोर अंधकार में जी रहा है। शताब्दी के आरंभ में जन कवि गोविंद चंद्र राय ने जो कुछ कहा था, वो आज भी देश के अधिकांश जन समुदाय पर लागू हो रहा है। कवि ने कहा था, झिलमिलाती रोशनियों की माला पहने शहर जगमगा रहे हैं, फिर भी देश में अंधकार फैला है, मानो अंधकार ही हमारा दिन और रात है। 1084 माह तथा अरण्येर अधिकार पथ के दावेदार महाश्वेता देवी की कालजयी कृतियां हैं। अब मैं उनकी एक दूसरी कृति की बात करूंगा। स्त्री पर्व कृति का शीर्षक है, नाम है। यह एक पठनीय कृति है। इसमें हिंदुस्तान की नारी, खासकर औरत जात की दुर्दशा एवं उसे वंचिता बनाए रखने के प्रसंग को लेकर के 5 कहानियां हैं। ये कहानियां यथार्थ स्थितियां ज्यादा हैं, कोरी कल्पनाएं कम हैं। पहली कहानियां हैं ये गांधारी पर्व, वेदना बाला की आत्मकथा, पोस्टमार्टम, छलनी, कढ़ाई, चिमटा, कलछी तथा 5वीं मन ही मन। इन तमाम कहानियों के केंद्र में स्त्री है, कन्या से लेकर मां के स्वरूप तक। इसमें स्त्री शोषण के भयानक प्रसंगों पर कठोर कटाक्ष किया गया है। कथात्मक शैली में लेखिका ने 20 चरित्र बुने हैं। लेखिका बताती है कि गए वक्तों में ढेर सारे पतितालयों की जरूरत थी। किताबों से पता चलता है कि कलकत्ते तथा आसपास के बंगाली क्षेत्रों की मुक्ताराम स्ट्रीट, बाबू स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट, पंथी रोशन लेन, हेरमदास लेन, बेचू चटर्जी स्ट्रीट जैसे 26 मोहल्ले अब भले ही उठ चुके हों, भले ही इन इलाकों की शक्ल सूरत भी काफ़ी कुछ बदल गई हो, लेकिन यह सारा बदलाव केवल बाहरी बदलाव है, केवल एक धोखा है। स्त्री अब भी कोठों में कैद है, अब भी स्त्री चली जा रही है। शिकारियों की, औरत खोरों की छिपकली नुमा जुबान की वो शिकार हो रही है। कलकत्ता ही क्यों, बंगाल, बिहार, आसाम, यूपी के जिले जिले में, हाट बाजारों में, पब्लिक पार्टियों में, रास्ते घाट में, होटलों में, बंदरगाहों में, सरहद पर, स्टेशनों पर, हर जगह स्त्री शोषण का धंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा है, डाल पत्तों समेत बढ़ता जा रहा है। ये अच्छा है या बुरा, ये लाख टके का प्रश्न है। लेकिन हकीकत यही है कि इनके लिए आज का वर्तमान, आज का वक्त ये कहने की आज़ादी लेकर आया है कि हम स्त्रियां यौन कर्मी हैं, ये हमारी जीविका है, लेकिन हम केवल माताएं हैं, माँ हैं। माँ के नाम से ही अब हमारी संतानों का परिचय होता है। हमें रोशनी का अधिकार चाहिए, अपने बच्चों के लिए साक्षरता, नागरिकता, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगार की गारंटी चाहिए। बस हमारी पीढ़ी के लिए ये सब सलामत हो जाए तो हम चैन से मर सकती हैं। स्त्री पर्व इसी दर्द को लेकर लिखा गया है।
महाश्वेता देवी ने इसी कृति के माध्यम से कहा है कि उत्तर वैदिक युग से लेकर आज तक जितना भी सच देखा गया है, भोगा गया है, जितना भी कुछ पढ़ा लिखा गया है, उन सब में औरतों की ही तो बातें हैं। महादेवी कहती हैं, समूचा आसमान अगर कागज होता, धरती पर फैली समूची घास की फुनगी अगर कलम होती, तथा सातों समुंदर स्याही बन जाते, तब भी स्त्री की कथा, स्त्री पर्व की दर्दनाक कहानी खत्म नहीं होती, नहीं होगी। आकाश, धरती और समुंदर चुक जाएंगे, पर स्त्री पर्व, स्त्री कथा का दर्दनाक फलसफा कभी बंद नहीं होगा। यही स्त्री पर्व की कथाओं का मर्मभेदी रहस्य है। इसके बाद उनकी एक और कृति है जिसका नाम है उम्र कैद। यह कृति हिंदुस्तान की उस गलीज पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था को लेकर है जिसमें उम्र भर की कैद की सजा मिल जाने के बाद उस सजा की म्याद खत्म हो जाने पर भी कैदियों को रिहाई नहीं मिल पाती, और उम्र कैद के सजा याफ्ता कैदी सजा की अवधि समाप्त हो जाने पर भी जेल से बाहर आने के लिए छटपटाते रहते हैं। हमारे देश में पुलिस या भाषा में इन्हें लाइफर अर्थात उम्र कैदी कहा जाता है, तथा घर, परिवार, समाज एवं बिरादरी में उन्हें बड़ी हिकारत की निगाह से देखा जाता है। वस्तुतः इस कृति की कहानियों को एक तरह से जेल गाथा भी कहा जा सकता है। सनद रहे सन 1958 में हिंदी में एक फिल्म आई थी, 2 आंखें 12 हाथ। इस फिल्म में जेल गाथा को सुधारवादी तौर तरीकों से महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया था। इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया था। लेकिन महाश्वेता देवी की जो कथाकृति है उम्र कैद, इसकी कहानियां इस फिल्म की कहानी से आगे बढ़कर कैदियों की मर्मांतक वेदना की कहानियां हैं। इसमें सीतेश और अबीर की कहानी है। ये कैदी मध्य वित्तीय या निम्न वित्तीय वर्ग के हैं जो रिश्वत आदि देकर अपने को छोड़ा नहीं पाते। पैरोल पर पैसे वाले कैदी ही बाहर आ पाते हैं, बेचारे गरीब तो सलाखों के पीछे ही सड़ते रह जाते हैं। ये कैदी गैर राजनीतिक बंदे होते हैं। जेल से रिहा हो जाने के बाद इनके सामने यक्ष प्रश्न यही होता है कि वे कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या करें। अपनों के बीच, बिरादरी के बीच जाएं, खुद भी ताउम्र रुस्वा होते रहें, या घर वालों को रुस्वा करते रहें, या कहीं और एकांत में गुमनामी में चले जाएं, भीड़ में खो जाएं, तथा जिंदगी भर पश्चाताप करते रहें, या नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करें। इन्हीं बिंदुओं को लेकर महाश्वेता देवी ने इस कृति में 3 कहानियां दी हैं, जिन्हें प्रकाशक के आग्रह पर उम्र कैद में प्रो दिया गया है। ये 3 कहानियां हैं चला गया, वह नहीं लौटी और वापसी। इन तीनों कहानियों का कथा नायक अलग अलग तरह से अपनी उत्तरवर्ती कैद मुक्ति की जिंदगी को लेकर व्यवहार करता है। एक जेल से बाहर आकर घर ही नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि अब उसके घर वाले, गांव वाले, बिरादरी वाले उसका घर में, गांव में वापस आना बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेल की हवा खा लेने के बाद अब वह घर वालों के लिए अछूत हो चुका है। वो एक ऐसा अपराधी जिसके माथे पर लगा कलंक जीवन भर नहीं छूट सकेगा, और घर वाले उसके कलंक का भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। लिहाजा वह जेल से छूटने के बाद घर नहीं जाता और एक गुमनाम सफर पर निकल जाता है। अब दूसरा कैदी है, वो घर तो जाता है पर जल्दी ही घर छोड़कर कहीं और चला जाता है, क्योंकि घर वाले भले ही उसे स्वीकार कर लें, पर गांव वाले तथा पास पड़ोसी, खानदान, कुटुंब के दूसरे लोग और बिरादरी वाले उसे स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। घर वालों को उसकी उपस्थिति के कारण तमाम तरह की जिल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से दुखी होकर वो घर छोड़कर चुपचाप चला जाता है, जिससे उसके घर वालों को बिरादरी का कोप भाजन ना बनना पड़े। लेकिन तीसरी कहानी ने एक कैदी है, उम्र कैद की सजा याफ्ता महिला जो जेल से छूट कर आई है। उसका नाम है अन्ना। अन्ना को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। महिला है, उसने मर्डर किया है, उस पर उसे कोई पछतावा नहीं है। कारण है उसका, क्यों? उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था।
अन्ना की कहानी एक ऐसी सताई हुई मासूम, बेहाता तथा 5-5 बच्चों की मां की कहानी है जो आदिवासी समाज में भारतीय नारी के चरित्र में निहित ममता, मोह, ममत्व, दायित्वबोध, क्रोध, आक्रोश एवं घर परिवार के प्रति उसके तनाव, परिश्रम, त्याग तथा चारित्रिक उज्ज्वलता के गुणों को प्रकट करती है। कानून तथा पुलिस उसे भले गुनाहगार मान ले, उसे सजा भी दे दे, पर अपनी निगाहों में वह पूरी तरह बेकसूर है तथा अपने तथा अपनों के जीवन के फैसले खुद लेने में पूरी तरह सक्षम है। और अगर ऐसे में उसका अपना पति भी अड़ंगा लगाए तो वह अपने पति को भी दंड देना जानती है। सनद रहे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में माता सीता तथा द्रौपदी को कृत्या कहा गया है। और रामायण तथा महाभारत के मिथक का एक सच यह भी है कि माता सीता तथा द्रौपदी ने खुद रुस्वा होकर, खुद मिटकर ही प्रकारांतर से अपने अपने पतियों, खाविंदों को एक तरह का दंड ही तो दिया था। मां श्वेता देवी ने उम्र कैद की अन्ना के चरित्राख्यान से इसी सत्य का उद्घाटन किया है कि हर नारी मां होती है और मां के रूप में वह ममता की खान भी है तथा मां बनकर ही वह हर कन्या की असमत की दुर्गा सलीखी रक्षिका भी बन जाती है। सनद रहे, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म मदर इंडिया में गए वक्तों की अभिनेत्री नरगिस ने भी मां का रोल निभाते हुए अपने ही जाए हुए बेटे को गोली मार दी थी जब उसने एक शोषक की बेटी का अपहरण कर अपनी मां के शोषण का प्रतिशोध लेने का प्रयास किया था। मां के रूप में नारी का ये भारतीय चरित्र बड़ा भास्वर एवं अनोखा होता है। मां श्वेता देवी ने अपनी रचनाओं में नारी के इसी मातृत्व स्वरूप को बखूबी उभारा है। उम्र कैद की एक कहानी में मां श्वेता देवी यूं लिखती हैं, मैयो मां मकान मालकिन, मां संबोधन के लिए पगलाई रहती थी। मकान मालकिन थी जो चाहती थी कोई मुझे मां कह दे, मेरा किराएदार मुझे मां कह करके बुला दे तो मैं तर जाऊंगी। मामा उसे मां बुलाते थे। अन्ना की मां ने उसे मां कहा। नानी भी मां संबोधन के लिए पागल रहती थी। अन्ना क्या खुद भी मां के नाम के लिए पागल नहीं थी? पंचमी उसे मां बुलाती थी, पंचमी उसकी बेटी थी। सप्तमी भी उसे मां ही कहती थी। बेटी भी सिर्फ अपनी मां को ही जानती थी और उसके अपने पति ने ही अपने बच्चों के साथ क्या कुकर्म किया था यही इस कहानी के अंदर है, जिसके कारण से वो अपने पति को जो है और उस पर हमला करती है। हमला करने में पकड़ी जाती है, उसे जेल हो जाती है और उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन वो ये मानती है कि अगर मैंने अपने पति पर भी हमला किया है तो मैंने गलत कार्य नहीं किया है। क्यों? मैंने अपनी छोटी छोटी फूल की बच्चियों की इज्जत बचाने की कोशिश की है। सच है, मातृत्व रूप में नारी अपने अस्तित्व के चूड़ांत पद को प्राप्त कर आप्त काम हो जाती है। महाश्वेता देवी की रचनाओं के स्त्री पर्व का निचोड़ यही है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और लेखिकाएं लिख रही हैं, स्त्री के दूसरे रूपों को लिख रही हैं, या तो उसका जो है मतलब स्वच्छंद रूप है, उच्छृंखल रूप है, या सेक्स की बातें करने लगती हैं। लेकिन महाश्वेता देवी कहीं पर भी इस तरह की बातें नहीं करती। वो स्त्री की गरिमा को सामने रखती हैं और स्त्री की गरिमा का जो है समाज के अंदर क्या सम्मान होना चाहिए, स्त्री का समाज में क्या रोल होना चाहिए, वो ये बात कहती हैं। जो बात गांधी जी की कस्तूरबा के संदर्भ में कही जा सकती है, वो बात महाश्वेता देवी की रचनाओं की मातृ भूमिकाओं के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा एक और कृति है, दुष्कर कृति का नाम है। इस कथावृत्त में महाश्वेता देवी ने एक ऐसी महिला का खाका खींचा है जो बहुत समझदार है, संवेदनशील है, लेकिन बुद्धिजीवी किस्म की पढ़ी लिखी महिला है। वह दो पुरुषों के संपर्क में आती है। दोनों पुरुष विचारों में मार्क्सवादी हैं, दोनों क्रांतिकारी होने का दम्भ भी भरते हैं, लेकिन दोनों हर हद दर्जे के बहरूपीय भी हैं। एक बात याद रखिए, पढ़े लिखे मर्द जरा ज्यादा बहरूपीय होते हैं तथा नायिका को फांसने के लिए हर तरह से उसका इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास भी करते हैं। वे तरह तरह के भाषिक एवं आचरण मूलक जाल फेंकते हैं, पर नायिका समझदार है, उनके फंदे में नहीं फंसती। वो एकाकी अपने रिजु नारी पथ पर चलती रहती है। वह निर्माण और निर्मिति के क्षेत्र से गुजरते हुए काफी कुछ सीखती भी है,
इस कथावृत्त की नायिका एक सामाजिक कार्यकर्त्री भी है, वह जिज्ञासु भी है, श्रमशीला भी, अध्ययन, ग्रहण और सतत जागरूकता उसकी चारित्रिक पहचान है। यह पूवाली की कथा है। नारी की, इस कृति की नायिका का नाम है पूवाली, बंगला शब्द है ये, जिसने परिवार के स्तर से लेकर अपने स्वतंत्र आबाद जीवन यापन के स्तर तक बहुत कुछ जाना है, समझा है। पूरी कथाकृति एक दुरूह चरित्र का कथांकन है। ये चरित्र बड़ा दुरूह है, हर कोई इस चरित्र की जो है संयोजना नहीं कर सकता। महाश्वेता देवी में ये क्षमता थी कि वैसे चरित्र को गढ़ सकती थी। इसके अलावा अब एक और कृति पे मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है गोहो। गोहो एक मासूम बच्चे की कहानी है। अब देखिए, एक बच्चे की भी बात कर रही है महाश्वेता देवी। यह बच्चा बेहद अकेलापन महसूस करता है, हर वक्त किसी मित्र की, संगी साथी की तलाश में जुटा रहता है। कारण अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। सनद रहे, जिन परिवारों में परिवार नियोजन की झोंक में आकर पति पत्नी ये फैसला ले लेते हैं, हम एक, बस हमारा एक, वहां जरा ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे फैसलों का चलन शहराती मध्य वित्तीय पढ़े लिखे परिवारों में इधर हाल ही में ज्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। परिवार नियोजन की दृष्टि से अगर इस तरह का फैसला काफी कुछ हद तक देश हित में भले ही सही भी माना जा सकता हो, जैसा कि चीन ने सरकारी आधिकारिक स्तर पर कानूनी दंडे के बल पर अपने राष्ट्रीय समाज में किया भी है, पर वहीं इस तरह के फैसले की कुछ खामियां भी उभर करके सामने आई हैं। मनोविश्लेषणवादियों का मत है कि एकल परिवारों में जहां संयुक्त परिवार प्रथा नहीं है या तेजी से विशृंखलित होती चली गई है, और खासकर देश के शहराती पढ़े लिखे कामकाजी मध्य वित्तीय परिवारों में यह चलन खूब बढ़ रहा है, जहां घर में एक ही बच्चा हो तथा केवल मां और बाप, पूरे परिवार में कुल जमा 3 प्राणी, वहां मनोवैज्ञानिक स्तर पर पारिवारिक समस्याएं जरा ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? यही इस कहानी का थीम है। माँ बाप तो अपनी ही जवानी के नशे में चूर रहते हैं। कामकाजी माँ तथा पिता अपने अपने समुदायों के बीच रहते हुए या तो अपने काम में मशगूल रहते हैं या अपने मित्रों तथा सहयोगियों, हम जोड़ियों के बीच ज्यादा अलमस्ती से अपने को व्यस्त रखने लगते हैं। लेकिन बेचारा इकलौता बच्चा, वो किससे खुलकर बात करे, किसके साथ खेले, किसके साथ अपने सपनों को बांटे, किनको साथ लेकर परीलोक की सैर करे, भूतों चुड़ैलों के डर से स्वयं को महफूज रखने की फिराक में किसके आंचल में मुंह छिपाए, या अपने किस हमजोड़ी के साथ उसकी उंगली थामकर उड़न छू हो जाए। नानी, दादी, दादा, नाना, भाई बहन तो कोई है नहीं, ले दे के एकमात्र माँ बाप ही है। सो बाप को तो अपने काम और दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है, और माँ भी बेचारी या तो कामकाजी महिला होने से दिन भर खटकर बेहाल हो जाती है, और बचे कुचे समय में अपने पति की तीमारदारी तथा उसका हुक्म बजा लाने से ही फुर्सत प्राप्त नहीं कर पाती, या फिर थककर इतना चूर हो जाती है कि अपनी इकलौती संतान को थोड़ा बहुत पुचकार कर, थोड़ा बहुत सहला बहला कर सो जाती है, आराम करती है। और बेचारा बच्चा उठंगता हुआ सपनों के सवालिया आकाश में लोटन कबूतर की तरह बेहदवास पंख फड़फड़ाता रह जाता है। उसकी जिज्ञासाओं को, उसके सवालों को शेयर करने वाला कोई भी हम उम्र, हम जोड़ी, साथी, बहन या भाई अथवा कोई हम उम्र नाते रिश्तेदार उसके पास है ही नहीं। ऐसे में परिवार नियोजन की हम एक हमारा एक की निरर्थकता साबित हो जाती है तथा हम दो हमारे दो की सार्थकता सामने आ जाती है। और अपने आप में ये भारतीय समाज की अपेक्षाकृत अधिक दयनीय दृष्टि का प्रमाण है कि भारत सरकार ने हम दो हमारे दो पर ज्यादा बल दिया है। महाश्वेता देवी का कर्म क्षेत्र बंगाल रहा है। बंगाल की पृष्ठभूमि साम्यवादी, मार्क्सवादी, माओवादी, नक्सलवादी रही है। प्रस्तुत कहानी की पृष्ठभूमि में कलकत्ता महानगर का मध्य वित्तीय शहराती परिवार है, जो जाने अनजाने एकल परिवार के आदर्श से अनुप्राणित है। प्रस्तुत कहानी के कथानायक गोह की समस्या यह है कि उसका लालन पालन तो ठीक ठाक हो रहा है, उसके माँ बाप ने उसके पालन पोषण, शिक्षण आदि में कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। बस समस्या यही है कि वह बच्चा अपने भरे पूरे समृद्ध मध्य वित्तीय घर के दायित्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त
अपनी माँ के वास्तविक प्यार से वंचित है। माँ है जो अपने बेटे को सब कुछ दे भी रही है, भरपूर प्यार भी तथा तमाम सुख सुविधाएं भी, फिर भी उसका बेटा अजीबोगरीब तरीके से खामोश हो हरकतें करता रहता है। माँ अपने बेटे के स्वभाव के इस अस्वाभाविक आचरण को देखकर मन ही मन कहीं ना कहीं हैरान है, परेशान है। उसे लगता है कि उसका बेटा नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल सिंड्रोम का शिकार है। जब माँ कार्यवश कुछ समय के लिए दिल्ली चली जाती है तो उसकी अनुपस्थिति में गोह का पिता ही उसका परम मित्र बन जाता है। अर्थात बच्चा पिता में अपने संगी साथी हम जोड़ी का दर्शन करने लगता है, लेकिन जैसे ही माँ लौटकर वापस आती है बच्चा फिर गुमसुम हो जाता है। वो पाता है कि अब उसका पिता उसकी माँ में कहीं खो गया है और उसकी माँ भी उसके पिता में ही ज़्यादा रम रही है। ना माँ के पास इतनी फुर्सत है कि वो उसके बालपन को उसके साथ शेयर करे, और ना बाप के पास वैसी फुर्सत है जो उसने माँ की अनुपस्थिति में पिता के साथ शेयर किया था, बालपन के बांटने में अनुभव पाया था। वो फिर से अकेलापन महसूस करने लगता है क्योंकि उसके माँ बाप पुनः अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चे गोह की कल्पना अचानक स्नान घर की दीवारों पर पड़ी पानी की बूंदों में, तरह तरह की आकृतियों में जो पानी की फिसलती बूंदों से बनने बिगड़ने लगती हैं, अपनी कल्पना के संगी साथियों को फैंटेसाइज करने लगती हैं। वह एक अजीबोगरीब फंतासी में फंस करके कोरी कल्पना के मनस फलक पर ढेरों मित्रों हम जोड़ियों को साकार होते, उनसे बतियाते चहकते हुए देखने लगता है। वो उन काल्पनिक बिंबों से मन की बात शेयर करने लगता है, उनके साथ खेलता है, रहता है, व्यस्ता है। उसे लगता है कि फंतासी के रूप में दृश्यमान वे काल्पनिक दूरियां, आकृतियां उसकी हमजोड़ी बनकर उसके अकेलेपन को दूर कर रही हैं। पूरी कहानी बाल मनोविज्ञान की एक निहायत अनोखी कहानी है। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते अनायास ही मन्नू भंडारी की चर्चित कहानी आपका बंटी की याद तरोताजा हो जाती है। बहुत पहले आई हिंदी की एक क्लासिक फिल्म जागृति के पात्र बालक शक्ति का किरदार मुझे याद आने लगता है, जिसमें गाया गया था, चलो चले माँ दूर कहीं गाँव में, तारों की छाँव में जाना हो कोई गम। और बेचारा शक्ति फिल्म में दम तोड़ देता है। गोह कहानी के बालक की भी कुछ ऐसी स्थिति है। ये कहानी बेहतरीन कहानी है। इसके बाद एक और कहानी दुर्घटना। आपको आश्चर्य होगा, आजकल कोर्ट में, सड़कों पर, संसद में, सब जगह आजकल की पीढ़ी के नौजवान बड़े जोर शोर से समलैंगिकता की बात उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि महाश्वेता देवी ने कहानी लिखी है दुर्घटना, और समलैंगिक जीवन की सार्थकता पर, लेस्बियनिज्म पर लिखी गई ये कहानी हिंदी की बड़ी पहली और बड़ी गजब की कहानी है। ये एक सामाजिक कथावृत्त है। वर्ण व्यवस्था तथा उसकी जटिलताओं पर महाश्वेता देवी ने एक नई दृष्टि से विचार किया है। वर्ण व्यवस्था मूलक जाति बहुल भारतीय समाज में प्रेम और विवाह की जटिलता को इस कहानी में बेहतरीन तरीके से उभारा गया है। सनद रहे आज भी देश भर में विजातीय संबंधों को लेकर होने वाले हादसे तथा पंचायतों के खुरासाली फैसलों से देश लहूलुहान होता रहता है। इस कहानी की कथा वस्तु में अरणी और सीता दो पात्र हैं। पूरी कहानी अरणी और सीता के इर्द गिर्द घूमती है। एक छोटे से शहर में ये दोनों महिला पात्र बचपन से ही साथ साथ खेलते हंसते बड़े हुए हैं, साथ ही साथ पढ़े हैं, शिक्षा प्राप्त की है तथा समझ आई है एक दूसरे को समझते हुए, तथा दोनों ने प्रेम विवाह भी कर लिया है। सीता अभिजात उच्च सवर्ण वर्ग से संबद्ध एक युवती है, जबकि अरणी अनुसूचित जाति की तो है ही, साथ ही वो एक शरणार्थी भी है। सीता के वर्ग से उसके वर्ग का दूर दूर तक कोई लगाव नहीं है, कहीं कोई संबंध नहीं है। सीता के उच्च सवर्ण अभिजात वर्ग की निगाहों में अरणी का वर्ग समाज हिकारत की निगाहों से देखा जाता है। इधर देश का समाज, देश की राजनीति तेजी से बदल रही है। सवर्णों अवर्णों के बीच फासला कम करने की गुहार लगाई जा रही है। इस बदलाव का असर देश भर के छोटे बड़े शहरों में देखने को मिल भी रहा है।
महाश्वेता देवी ने इसी बदलाव को इस कहानी में चित्रित किया है। लेखिका ने बड़ी बारीकी से पति पत्नी के आपसी संबंधों को चित्रित करते हुए उनकी मन दशा का विश्लेषण विवेचन किया है। पहले तो अवर्ण तथा सीता के बीच आपसी संबंधों में तालमेल बैठ ही नहीं पाता, क्योंकि संस्कारता दोनों की पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर अपनों के बीच स्वयं को स्थापित कर सकने में अनेक बाधाओं को झेलती हैं, अन्य मनस्का भी होती हैं, लेकिन शने शने दोनों अपनी समझ और एक दूसरे के प्रति समर्पित प्यार के बलबूते तालमेल बिठा लेती हैं। एक छोटी सी दुर्घटना किस तरह दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ले आती है, जो उनके बीच बड़े पर्दों को हटाकर फाड़कर उनके जीवन पथ को रोशन कर देती है तथा परिवार दर्शन एवं दायित्व बोध के सत्य को उजागर कर देती है। इसके अलावा और भी बहुत सी कहानियाँ हैं। रिपोर्टर है, सुहा है, इसी तरीके से उनकी एक कहानी रचना और है जो बहुत सुंदर है, धान की बाली पर ओस, और भी बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन क्योंकि समय का बंधन होता है लिहाजा मैं विस्तार में नहीं जा सकता हूँ उनकी बहुत सी रचनाएं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि महाश्वेता देवी की समस्त रचनाएं अपने आप में बड़ी विलक्षण रचनाएं हैं, और आज जितना भी महिला लेखन हो रहा है, चाहे हिंदी में चाहे पूरे देश में, आज की महिला लेखिकाएं महाश्वेता देवी के चिंतन और विषय का जो वैभिन्न है, विषय का जो बहुविविध आयाम है, उसको छू भी नहीं पा रही हैं, उस तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। वो केवल जो है हर छोटी मोटी बातें तो कह देती हैं कहानियों में, कुछ सेक्स की बात कह दी, कुछ प्यार की बात कह दी, कुछ परिवार की बात कह दी, कुछ शोषण की बात कह दी, लेकिन महाश्वेता देवी की कहानियों की में जिस प्रकार की सामाजिकता के वैश्विक आयाम को रखा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और पूरे हिंदुस्तान में केवल एक अकेली ऐसी महिला लेखिका मेरी आंखों के सामने नजर आती है, जिसका नाम है महाश्वेता देवी, जो आज जीवित नहीं है, जिन्होंने इतना उच्च कोटि का साहित्य लिखा है। ये बात मैं बार बार कहना चाहता हूं कि महाश्वेता देवी की टक्कर की महिला लेखिका अभी हिंदुस्तान दूसरी पैदा नहीं कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वीके अग्रवाल जी। और आज हमें महाश्वेता देवी इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हुई। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपने सुझाव, अपने प्रश्न हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी मेल ID है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी और एक नई महिला कथाकार के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।